छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा के निचली मैदान में लगभग 62 संप्रदाय, धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक क्रांति तो हुआ ही हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक क्रांति भी काफ़ी जोर शोर से हुआ। ठीक है, राजनीतिक क्रांति का मतलब यह हुआ कि पहले जो कबीलाई राज व्यवस्था थी, अब वो राजतांत्रिक राज व्यवस्था की ओर बढ़ने लगी और साथ साथ राजा जो है वो ईश्वर के प्रतीक होने लगे और साथ साथ राजा अब जो है वो वंशानुगत बनने लगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग महाजनपद काल के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि महाजनपद से हर वर्ष परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को देखिएगा, पूरे विस्तार से मैं इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छठी शताब्दी में धार्मिक क्रांति हुआ। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें देखे हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा के निचली मैदान में लगभग 62 संप्रदाय, धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक क्रांति तो हुआ ही हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक क्रांति भी काफ़ी जोर शोर से हुआ। ठीक है, राजनीतिक क्रांति का मतलब यह हुआ कि पहले जो कबीलाई राज व्यवस्था थी, अब वो राजतांत्रिक राज व्यवस्था की ओर बढ़ने लगी और साथ साथ राजा जो है वो ईश्वर के प्रतीक होने लगे और साथ साथ राजा अब जो है वो वंशानुगत बनने लगे। मतलब राजा का जो पहले चयन होता था, अब वो चयन नहीं, अब ये वंशानुगत होने लगे। वंश के हिसाब से ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं एकाएक परिवर्तन नहीं हुई, सब व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे क्रांतिकारी रूप में परिवर्तित हुई। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं में भी परिवर्तन हुआ। और आप लोग को मालूम है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि भारत में अगर प्रथम नगरीकरण की व्यवस्था थी तो वो थी हड़प्पा काल में। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वैदिक काल में देखते हैं कि नगरीकरण लगभग लुप्त प्राय हो गया और वहाँ कृषि के जगह पे पशुपालन को अधिक महत्व देने लगा लोग। ठीक है, लेकिन जब महाजनपद काल में मतलब छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में फिर से एक बार नगरीकरण जोर शोर से होने लगा। मतलब दूसरी नगरीय क्रांति जो है वो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस शताब्दी में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, जहाँ व्यापारिक गतिविधियों से लेकर और राजनीतिक गतिविधियों तक संचालित हुआ करती थी। मतलब द्वितीय नगरीकरण कहाँ प्रारंभ हुआ? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। मतलब ठीक है, नगरीय क्रांति जो है, दूसरी नगरीय क्रांति वो प्रारंभ हुआ छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और प्रथम नगरीकरण की व्यवस्था है तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब क्या था, महाजनपद का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। पहले जो था, हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखे थे कि छोटे छोटे कबीलाएं थे और ये कबीलाएं जो है वो मिलकर अपने एक राजा को चुना करता था। ठीक है, राजा को चुना करता था। तो अब ये छोटे छोटे कबीलाएं जो है धीरे धीरे संगठित होकर एक जन में बदल गया। ठीक है, और ये जन जो है संगठित होकर एक जनपद में बदल गया और जब कई जनपद एक साथ मिल गए तो वो हो गया महाजनपद। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये महाजनपद का उदय हुआ और महाजनपद का जो मतलब शासक होता था उसको हम लोग राजा कहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से महाजनपद का उदय हुआ। ठीक है, महाजनपद के बारे में जैसे भारत में कितने महाजनपद थे इसके बारे में कई सारे ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बौद्ध और जैन ग्रंथ इसका मुख्य स्रोत है, जिसमें महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन दोनों स्रोत में जो नाम है, ठीक है, महाजनपद के जो नाम दिए गए हैं वो काफ़ी भिन्न भिन्न है, मतलब एक जैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है। ये बौद्ध ग्रंथ है, तो किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। वहीं पे भगवती सूत्र की बात करेंगे तो ये भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का वर्णन भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में किया हुआ है। और मुख्य रूप से हम लोग ये जो देखेंगे, बिहार में जितने भी महाजनपद हैं, जो 16 महाजनपद है, ये जो लिस्ट प्राप्त है वो अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से ये लिस्ट लिया गया है। तो महाजनपद की बात कर लेते हैं। महाजनपद मुख्य रूप से दो तरह के थे, एक था राजतंत्रात्मक और दूसरा था गणतंत्रात्मक। दो तरह के महाजनपद थे, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में अध्यक्ष जो होता था वो राजा होता था और राजा के पुत्र ही राजा बनते थे। ठीक है, और इस प्रकार के 14 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 14 महाजनपद थे। मात्र 2 ऐसे महाजनपद थे जो क्या थे,
दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतात्मक व्यवस्था के अंतर्गत बंधे हुए थे। ठीक है, दो महाजनपद थे जो गणतात्मक व्यवस्था के अंतर्गत बढ़े हुए थे, और ये महाजनपद एक जो था वो बज्जी था और दूसरा था मल्ल। ठीक है, एक बज्जी संघ कहा जाता था और मल्ल गणतंत्र कहा जाता। ठीक है, तो ये बज्जी और मल्ल दो ऐसे महाजनपद थे जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगर प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगा तो बज्जी लिच्छवी संघ आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था में शासक जो होता था वो गण संघ के द्वारा चुना जाता था, चयनित होता था। ऐसा एकदम जरूरी नहीं था कि राजा का पुत्र ही राजा होगा। ठीक है, गण संघ में जितने भी क्षेत्र थे उसमें से किसी एक को राजा चुन लिया जाता था। जैसे आप देखेंगे कि बज्जी संघ में 8 प्रदेश थे। ठीक है, कितने प्रदेश थे? 8 प्रदेश थे, और उस 8 प्रदेश का अलग अलग शासक हुआ करता था, और उस 8 का शासक जो था वो एक संघ बनाकर होता था जिसको हम लोग बज्जी संघ कहते थे। ठीक है, तो बज्जी संघ का राजा उन 8 शासकों में से कोई एक को चुना जा सकता था। तो यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था 2 थी, बज्जी और मल्ल में। बाकी देखेंगे 14 जितने भी महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मतलब राजा ही का पुत्र ही राजा बनता था। ठीक है, वहाँ कोई चयनित नहीं होता था। बिहार के क्षेत्र में, जो वर्तमान मेरा बिहार है, अगर उस बिहार के क्षेत्र में देखेंगे तो 3 ऐसे महाजनपद थे जो वर्तमान बिहार में अवस्थित थे। कितने? 3 महाजनपद थे, और वो महाजनपद थे अंग, बज्जी और मगध। ठीक है, अंग, बज्जी और मगध ये 3 महाजनपद थे जिसको जो बिहार के क्षेत्र में थे, जो वर्तमान बिहार है वो उस क्षेत्र में थे। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं MBA। ठीक है, MBA या बाम, तो बाम याद रखिए, बज्जी अंग मगध, या MBA मगध बज्जी अंग। ठीक है, ये याद रखेंगे तो आपको डेफिनेट रूप से बिहार में कितने महाजनपद है वो याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपका सर दर्द कर रहा होगा तो आप बाम लगाएंगे। बाम मतलब महाजनपद का नाम हो गया बाम, बज्जी, अंग और मगध। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे आप बिहार में कितने महाजनपद हैं? 3 महाजनपद हैं, अंग, बज्जी और मगध। इन 16 महाजनपदों में से कुछ ऐसे महाजनपद थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे, जो काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद थे जो काफ़ी कमज़ोर थे। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर शक्तिशाली महाजनपद की बात करेंगे तो 4 ही ऐसे महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से 4 ही ऐसे महाजनपद थे जो क्या थे? काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद थे, और ये थे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। ये 4 महाजनपद थे जो काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन? याद रखेंगे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। ठीक है, मगध, कोसल, वत्स और अवंती ये 4 महाजनपद थे, वो काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद थे। तो चलिए अब हम लोग 16 महाजनपदों को बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो महाजनपद है वो देखते हैं अंग। ठीक है, अंग हम लोग देखेंगे इसको पूरे जो हम लोग देखेंगे सीरियल वाइज से, जैसे बिहार में पहले जो भी बिहार में महाजनपद है उसको हम लोग देखेंगे, फिर यूपी में महाजनपद है उसको देखेंगे, और यूपी बिहार के बाद जितने महाजनपद बच जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो पहला महाजनपद है वो है अंग महाजनपद, और ये आधुनिक बिहार के, जो अभी वर्तमान में आपको बिहार का मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वही था अंग महाजनपद। वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वही था क्या? अंग महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद था, और अंग की राजधानी जो थी वो क्या थी? चंपा थी। ठीक है, और चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी। याद रखेंगे, चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। तो अंग की राजधानी कहाँ हो गया? चंपा हो गया। और इस चंपा के पहले शासक जो हुए, मतलब अंग के पहले शासक जो हुए उसको ब्रह्मदत्त कहा जाता था। उनका नाम क्या था? ब्रह्मदत्त। अंग के पहले शासक जो हुए उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ठीक है, और बिंबिसार ने क्या किया था? इस अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया था। क्योंकि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि मगध, अवंती, कोसल और वत्स ये काफ़ी शक्तिशाली राज्य थे। तो क्या हुआ? अंग को किसने मगध में मिला लिया? बिंबिसार ने मिला लिया। चलिए अब हम लोग बज्जी के बारे में जान लेते हैं। बज्जी एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत बंधा हुआ जनपद था। ठीक है, इस यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था में 8 राज्यों का एक संघ था। मतलब छोटे छोटे 8 राज्य जो थे वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में बंधे हुए थे। किसमें? बज्जी। और बज्जी का जो क्षेत्र है वर्तमान में आप तिरहुत प्रमंडल, जो बिहार का तिरहुत प्रमंडल देख रहे हैं। ठीक है, मतलब तिरहुत प्रमंडल कहने का मतलब हो गया कि आप मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, सीतामढ़ी का जो क्षेत्र था वही था आपका बज्जी संघ। ठीक है, मतलब तिरहुत प्रमंडल का जो क्षेत्र है वही था बज्जी संघ, और इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और इसमें जैसे 8 छोटे छोटे राज्यों का जो संघ था ये बज्जी महासंघ, उन 8 में सबसे शक्तिशाली जो था वो था लिच्छवी। कौन था?
सबसे शक्तिशाली लिच्छवी प्रदेश था। और लिच्छवी जानते हैं कि सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करने वाला कहाँ था, लिच्छवी में ही हुआ था, इसलिए लिच्छवी का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व भी है। ठीक है, तो आप बज्जी संघ के बारे में जान गए। अब चलिए मगध के बारे में जान लेते हैं। तो यह भी बिहार के अंतर्गत आने वाला एक महाजनपद है। ठीक है, और वर्तमान में आप देखेंगे कि पटना गया का जो क्षेत्र है, पटना गया नालंदा का जो क्षेत्र है, वही है आपका मगध। ठीक है, वर्तमान में पटना गया नालंदा का जो क्षेत्र है वही है मगध। और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर है। जो वर्तमान में राजगीर आप देख रहे हैं, राजगीर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, वही था मगध की प्रारंभिक राजधानी। और बाद में देखेंगे कि मगध की राजधानी क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है कहाँ, पटना में आ जाती है, पाटलिपुत्रा हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो पाटलिपुत्रा हो जाएगा जब हम लोग मगध साम्राज्य को आगे पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे कि पाटलिपुत्रा राजधानी को किसने ट्रांसफ़र किया था। लेकिन प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी, गिरिब्रज या राजगीर थी। सर्वप्रथम हर्यक वंश यहाँ शासन किया। किसने शासन किया, मगध पर सर्वप्रथम देखेंगे हम लोग कि हर्यक वंश के लोगों ने शासन किया था। ठीक है, लेकिन हर्यक वंश से पहले भी एक वीरदत्त था, वीरदत्त ने शासन किया था। वीरदत्त को अपदस्थ करने के बाद वीरदत्त जैसे जरासंघ उसका पुत्र था। आप देखेंगे जरासंघ का अखाड़ा आज भी नालंदा में है। ठीक है, तो उसी से स्पष्ट होता है ऐतिहासिकता और उसके महत्व को। तो हर्यक वंश के यहाँ शासन था। मगध का उल्लेख, मगध प्रदेश का उल्लेख अथर्ववेद में सबसे पहले, अगर हिंदू ग्रंथ की बात करेंगे तो अथर्ववेद में सबसे पहले किया गया है। ठीक है, मगध का उल्लेख सबसे पहले सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही किया गया है। और अथर्ववेद में ही से मगध का नाम मगध नहीं है, मगध को कीकट प्रदेश कह के पुकारा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में मगध को क्या कहा जाता था, कीकट प्रदेश कह के पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में मगध का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। ये एकदम ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख कहीं भी नहीं है, सिर्फ अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद में क्या कहा गया है, इसे कीकट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिहार के तीनों महाजनपद को पढ़ लिए विस्तार से। अब हम लोग जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी महाजनपद आते हैं उसको पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण था काशी। ठीक है, काशी जो वर्तमान में आप वाराणसी और उसके सीमावर्ती क्षेत्र को देखते हैं, वही था काशी। ठीक है, और आज भी देखेंगे कि काशी का काफ़ी महत्व है। काशी भगवान शिव के काफ़ी प्रिय नगरी मानी जाती थी। ठीक है, वरुणा एवं अस्सी नदी के बीच, वरुणा वहाँ देखेंगे काशी में दो छोटी नदियाँ हैं, वरुणा और अस्सी। उस वरुणा और अस्सी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र था काशी। ठीक है, क्या है, वही क्षेत्र था काशी। और इसकी राजधानी जो थी वाराणसी थी। और बाद में इसको कोसल, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि कोसल शक्तिशाली था, तो कोसल ने इसको क्या किया, काशी को विजित कर लिया, काशी को जीत लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोसल प्रदेश। ठीक है, कोसल भी यूपी के अंतर्गत ही आने वाला ये महाजनपद था। और वर्तमान में जो फैजाबाद का क्षेत्र है, यूपी के फैजाबाद का क्षेत्र है, जो सरयू नदी के आसपास का क्षेत्र है, जो सरयू नदी इस कोसल प्रदेश को दो भाग में बांटती थी। ठीक है, सरयू नदी कोसल प्रदेश को दो भाग में बांटती थी। तो सरयू नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र था ये कोसल प्रदेश, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, और कोसल का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो प्रसेनजित था। प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखेंगे कि मगध में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अजातशत्रु हर्यक वंश के जो थे, बिंबिसार जो थे, वो भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रसेनजित क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और प्रसिद्ध शासक थे। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तरी कोसल की राजधानी, मतलब दो कोसल की दो राजधानियां थी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोसल को सरयू नदी दो भाग में बांट रही है, तो यहाँ दो राजधानियां हैं। ठीक है, उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती थी। ठीक है, उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, कुशावती थी। और आप अगर हम लोग कौशल प्रदेश की बात करेंगे तो वर्तमान जो अयोध्या है, ठीक है, वो भी सरयू नदी के किनारे है। तो डेफिनेट रूप से जो वर्तमान अयोध्या है वो कोसल प्रदेश था, कोसल प्रदेश के अंतर्गत आता था। और नेपाल के जो कपिल वस्तु है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, कपिल वस्तु या लुम्बिनी या रुक्मिणी देई, ठीक है, या पीपर हवा, ये जो नाम है, तो ये कपिल वस्तु का क्षेत्र भी कोसल प्रदेश में ही था, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए, यूपी का नेक्स्ट जो महाजनपद था वो है वत्स महाजनपद। ठीक है, वत्स महाजनपद, यह भी यूपी के आधुनिक इलाहाबाद और कौशाम्बी का क्षेत्र था। जो यूपी में आधुनिक जो इलाहाबाद देख रहे हैं और कौशाम्बी देख रहे हैं, ये क्षेत्र था वत्स प्रदेश का। ठीक है, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी।
वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। वत्स अवंती अपने राज्य में मिला लिया इसको। अवंती ने क्या कर लिया? वत्स को वत्स को जीत करके और इसको अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि ये शासक 4 शासक थे, आप देख रहे हैं, मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। तो इन्होंने क्या किया था कि वत्स को मिला लिया अवंती ने, और यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। ये वत्स जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हैं कि इलाहाबाद जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये वत्स प्रदेश भी किस नदी के किनारे स्थित है? इलाहाबाद के। चलिए अब नेक्स्ट है मल्ल गणराज्य। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला महाजनपद था। क्योंकि हमने बताया पहले ही कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला 2 महाजनपद हुए, ठीक है, एक वज्जी और दूसरा मल्ल। तो मल्ल का जो वर्तमान प्रदेश है, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था आधुनिक गोरखपुर और देवरिया का जो क्षेत्र है, ठीक है, आधुनिक गोरखपुर और देवरिया का जो क्षेत्र है यूपी के अंतर्गत, वो क्या है? वही था मल्ल प्रदेश, ठीक है। और आप देखते होंगे कि कुशीनगर इसकी राजधानी थी, कुशीनगर या कुशावती इसकी राजधानी थी, ठीक है, कुशीनगर इसकी राजधानी थी। और बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति यही हुई है। मल्ल गणराज्य में ही बुद्ध ने अपना अंतिम सांस लिया था, और मल्ल प्रदेश में ही परिव्राजक सुभद को उन्होंने क्या दिया था? अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। आज देखेंगे तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है, वहाँ भव्य मंदिर भी बनाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने मल्ल तक देख लिया है। अब हम लोग चेदी गणराज्य की बात करते हैं, और चेदी गणराज्य भी यूपी के अंतर्गत आने वाला गणराज्य है। आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वही था क्या? ये चेदी गणराज्य, और इसकी राजधानी शक्तिमती या सुधीवती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुरसेन। सुरसेन भी यूपी के अंतर्गत ही आने वाला एक गणराज्य था, और वर्तमान में आप मथुरा का जो क्षेत्र देख रहे हैं, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, वही था सुरसेन, ठीक है। सुरसेन वर्तमान में मथुरा के आसपास का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में सुरसेन का वर्णन किया है, ठीक है। मेगास्थनीज आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा के इतिहास के बारे में मेगास्थनीज ने बहुत कुछ लिखा है अपने पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो इंडिका में ये मेगास्थनीज ने इनके बारे में भी लिखा है, सुरसेन के बारे में ही भी लिखा है, ठीक है। और ये यूपी के अंतर्गत आते थे। अब पांचाल, महाभारत में आप लोगों ने पांचाल नरेश सुना होगा, और ये पांचाल भी यूपी में ही था, ठीक है। वर्तमान में रुहेलखंड, बरेली, बदायूं का जो क्षेत्र था वही था पांचाल, ठीक है। और इसकी 2 राजधानियां थी। उत्तरी भाग की राजधानियां अहिछत्र थी, जो वर्तमान बरेली है, और दक्षिणी भाग की राजधानियां कंपिल्य थी, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ गया इसको। नेक्स्ट है मत्स्य, ठीक है। मत्स्य आधुनिक राजस्थान का जो क्षेत्र है वो मत्स्य प्रदेश था, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का जो क्षेत्र है वो मत्स्य प्रदेश था, और इसका विराटनगर जो था वो राजधानी था, जो वर्तमान जयपुर का क्षेत्र है वही था विराटनगर। चलिए नेक्स्ट है कुरु। कुरु को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे तो कौरव वंश का नाम सुने होंगे, और कौरव वंश का संबंध इसी कुरु महाजनपद से ही था, ठीक है। तो ये वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और मेरठ का जो क्षेत्र है यही था कुरु, ठीक है, कुरु महाजनपद था। और दिल्ली का प्राचीन नाम उस समय योगिनीपुर था। क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम उस समय कुरु जनपद में योगिनीपुर था, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कहाँ थी? इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। चलिए अश्मक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा महाजनपद है? अस्मक महाजनपद है, ठीक है। तो अस्मक दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद, और इसकी राजधानी पोतन या पोटिल, ठीक है। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल है। चलिए नेक्स्ट है अवंती महाजनपद। तो ये मध्य प्रदेश के मालवा का क्षेत्र जो है वही अवंती महाजनपद थी, ठीक है। और अवंती एक शक्तिशाली महाजनपद थी, लेकिन मगध के जो शासक थे शिशुनाग, उन्होंने इसको अवंती को भी जीत लिया, और अवंती को जीत के इसको मगध प्रदेश में मिला लिया, ठीक है। इसकी राजधानी 2 राजधानियाँ थी। उज्जैन जो थी वो उत्तरी अवंती की राजधानी थी, और महिष्मती जो थी वो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी, ठीक है। चलिए अब गांधार की बात करते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी, पेशावर और गंधार का जो क्षेत्र है वही गांधार था, ठीक है। जैसे आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें भी आपने देखा होगा, गांधार नरेश का नाम सुना होगा, ठीक है। तो गांधार जो था वो पाकिस्तान के वर्तमान जो रावलपिंडी, पेशावर और गंधार का क्षेत्र है वही था गंधार प्रदेश, गंधार महाजनपद। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। आप लोग को मालूम है कि मौर्य वंश के काल में तक्षशिला जो था वो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। मौर्य शासन में तक्षशिला
बहुत ही प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। और तक्षशिला के ही निवासी थे पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण लिखा है, ठीक है, व्याकरण लिखा है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तक्षशिला के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट है और लास्ट है कंबोज, ठीक है। कंबोज उत्तरापथ में अवस्थित है, ठीक है, और घोड़ों के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है। ये उत्तरापथ में अवस्थित है और घोड़ों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध था कंबोज, और इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी, ठीक है, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। तो इस प्रकार से आपने 16 महाजनपद के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ लिया है, ठीक है। और PDF को पढ़ने के बाद आपको और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।